जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 3.2 तक करवा दिया है फ्रॉम एमएल अग्रवाल। और अब हमारे पास बात हम आगे करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के लिए। बेसिकली दो चीज़ों की हमें खास ज़रूरत पड़ने वाली है। जो पहली वाली जो चीज़ है उसे हम बोलेंगे कि हाउ टू फाइंड, ध्यान समझिएगा, हाउ टू फाइंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट डिफरेंट एंगल्स। ठीक है। अब बात आती है कि ये वाला जो टॉपिक है हमने आपको लास्ट वाली वीडियो में ही करवाया और वो लगभग 45 मिनट्स का वीडियो है। तो काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि वो वाली जो वीडियो है इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट वाली वीडियो हमने आपको अपलोड करके दिया हुआ है। और दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे जो ज़रूरत पड़ेगी वो है आपके पास डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, जितने भी आपके पास 6 के 6 रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन, है ना, ये और बाकी इनके रेसिप्रोकल्स। तो इन सभी को करने के लिए, इन सभी के बेसिकली हमें डोमेन और रेंज पता होंगे, तभी जाकर आप एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो इन दोनों में से ये वाली चीज़ हमने आपको लास्ट वीडियो में कराई, ये अभी हम यहाँ पे ये वाली चीज़ करा रहे हैं। उसके बाद हम आपको क्या करवाएंगे, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। तो फटाफट पहले हम डोमेन एंड रेंज की बात कर लेते हैं। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करता हूँ तो स्टार्ट करेंगे साइन थीटा से और फिर स्टार्ट करेंगे कॉस थीटा से। फिर हम आपको बताएंगे कि टेन थीटा का क्या होता है और फिर आपको बताएंगे हम सेक थीटा का क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डोमेन की। इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। और वहीं पे फिर जब बात आएगी हमारे पास अगले की, तो अगला हो जाएगा आपके पास सेक थीटा, नहीं सेक थीटा हो चुका है, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इन दोनों को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में? तो बात आती है कि हमने इन दोनों का, फिर इन दोनों को और इन दोनों का पेयर जो है वो क्यों किया है। तो उसके पीछे का रीजन होता है इनके आंसर और इनके आंसर फॉर द डोमेन सेम होते हैं। अब बात आती है सर कैसे सेम होते हैं, क्यों सेम होते हैं, किस तरीके से, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डोमेन और इधर मैं लिख देता हूँ आपके पास रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब इनके डोमेन एंड रेंज की जो वैल्यूज़ हैं वो लिखने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं। सबसे पहले हम डोमेन की बात करेंगे साइन थीटा की। देखो, डोमेन का मतलब आपको हमने रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में ही क्लियर करवा दिया है, जहाँ पे हमने आपको बताया कि डोमेन का मतलब है थीटा की वो सभी वैल्यूज जो आप इसमें पुट कर सकते हो, जो आप इनपुट दे सकते हो। बट कंडीशन होना चाहिए कि वो नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, राइट ना। तो x की वैल्यू हमें या फिर थीटा की वैल्यू बोल सकते हैं आप यहाँ पे। अगर x या साइन x होता है तो x की वैल्यू बोलते, और साइन थीटा है तो थीटा की वैल्यू बोल रहे हैं। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, लेकिन कंडीशन ये है कि वो नॉट डिफाइंड की जो वैल्यू वो नहीं देना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। तो साइन के लिए अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान समझिएगा, साइन के लिए, तो साइन के लिए कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिसे आप यहाँ पे पुट करते हैं एंगल और आपको जो आंसर मिलेगा वो आपके पास नॉट डिफाइंड होगा। दैट इज द रीजन कि जो इसकी जो डोमेन होती है वो रियल नंबर्स हो जाते हैं। रियल नंबर्स बोले तो क्यों रियल नंबर्स बोले तो क्या हो गया आपके पास A to Z नंबर, बेसिकली कॉम्प्लेक्स को छोड़कर जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, डेसिमल, फ्रैक्शन, सभी चीजें। नेक्स्ट आपके पास कॉस थीटा के लिए बिल्कुल एज इट इज आपके पास जो है वो देखने को मिलता है। हम पहले ना डोमेन की बात करेंगे, उसके बाद हम रेंज के ऊपर आएंगे। ठीक है ना, डोमेन की बात करेंगे उसके बाद हम रेंज के ऊपर आने वाले। ठीक है, चलिए। तो रियल नंबर इन दोनों की देखो, इसलिए मैंने इनकी पेयरिंग करी थी कि इन दोनों का जो आंसर है वो बिल्कुल सेम सेम होता है। अब हम बात करेंगे टेन थीटा की और फिर हम बात करेंगे सेक थीटा की। ठीक है, ध्यान समझिएगा, टेन थीटा क्या होता है एक्चुअल में, अगर आप बोलेंगे तो ये होता है सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आई बात समझ में? और आपको पता है ये जो वैल्यू है टेन थीटा की वो नॉट डिफाइंड कब होगी, बताओ मुझे। तो ये नॉट डिफाइंड तब होगी जब ये डिनोमिनेटर इसका क्या हो जाएगा, आपके पास जीरो हो जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर इसका कब जीरो होगा, याद है आपको, जब नॉर्मल टेबल पढ़ते थे तो cos 90 डिग्री होगा भाई। अरे बात समझ में? अब बात आती है क्या सिर्फ cos 90 पे ही आपके पास इसकी जो वैल्यू है जीरो होने वाली है? नहीं, cos 270 पे भी आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है, आपके पास जीरो होने वाली है। इस तरह से 180 अगर आप ऐड करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा उसकी वैल्यू आपके पास जीरो जीरो मिलती जा रही है। इसी चीज को अगर मैं रेडियन के टर्म्स में लिखता हूं तो 90 को हम cos π/2 बोलते हैं, फिर इसको cos 3π/2 बोलते हैं, आगे फिर आ जाएगा 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन।
तो इसमें आपको एक छोटा सा पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि π/2 है भाई, फिर 3π/2 है, फिर 5π/2 है, फिर आपके पास 7π/2 है, फिर आपके पास 9π/2 आएगा। कुछ ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे अगर आप पैटर्न को नोटिस करेंगे तो? यस सर, नोटिस तो हो रहा है कि इसके पहले 1 है, यहाँ पे फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, और बाकी π/2 सब में ही सेम है। तो आप क्या करो, π/2 कॉमन निकाल दो। तो π/2 कॉमन निकालते ही ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1, फिर क्या बचेगा आपके पास 3 है ना, 1 बचेगा, फिर क्या बचेगा 3 बचेगा, फिर क्या बचेगा 5 बचेगा, 7 बचेगा, 9 बचेगा, एंड सो ऑन। सो ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि ऑड नंबर्स आपके पास बचने वाले हैं। और ये ऑड नंबर एक्चुअल में हम इसको कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन आपको मालूम होना चाहिए। जब इवन नंबर होता है तो वो 2 टाइम्स n नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी इवन नंबर को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, इवन नंबर की बात करते हैं तब। वहीं पे जब हम ऑड नंबर की बात करते हैं तो 2n+1 या फिर -1 की बात करते हैं। यहाँ पे हम +1 की बात करेंगे, अभी रीजन पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो 2n+1 की जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑड नंबर की रिप्रेजेंटेशन। आप n की वैल्यू कुछ भी पुट करें, इंटीजर की बात करो, इंटीजर की कुछ भी पुट करेंगे, जनरली आप पॉजिटिव वाले पुट कर लोगे, है ना। आप नेगेटिव वाले भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट ऑड नंबर नेगेटिव में आ जाएंगे। और यहाँ पे दोनों एप्लीकेबल हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो n के आप जनरली 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, तो ऑड नंबर आएगा। n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं तो 3 आएगा, जो कि ऑड नंबर है। अब 2 पुट करते हैं, 2 2 4 + 1 5 आएगा, जो कि ऑड नंबर है। मतलब जो हमें यहाँ पे चाहिए था वो सभी नंबर आपके पास जो है देखने को मिलने वाला है। तो अब बात आती है कि सर मतलब ऑड मल्टीपल और π/2 साथ में, तो मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे हमेशा cos थीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 0 होगी। और जिस केस में cos थीटा की वैल्यू आपके पास 0 होगी, उसी केस में tan थीटा क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। आई ना बात समझ में, नॉट डिफाइंड होगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका है कि आप ना इसमें ऑल रियल नंबर जो पुट कर सकते हैं, बट वो पुट नहीं कर सकते जिस केस में cos थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो उसमें से मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, या फिर एक्सेप्ट आप लिख सकते हैं। कौन कौन से वैल्यूज आप पुट नहीं कर सकते, 2n+1 के π/2 के मल्टीपल, ऑड मल्टीपल को आप पुट नहीं कर सकते। तो ये जो है आपके पास, वो इसका क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपली डोमेन हो जाएगा। आई बात समझ में। सेम एज इट इज सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos। तो cos थीटा अगर नीचे है तो क्या हो गया, फिर से वो नॉट डिफाइंड की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका भी आंसर बिल्कुल सेम आपके पास आने वाला है, क्योंकि नीचे cos थीटा है तो cos थीटा नॉट डिफाइंड की कंडीशन होगी जब cos की वैल्यू 0 होगी। और cos की वैल्यू कब 0 होती है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के। बताइए भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आई ना बात समझ में, ठीक है ना। चले आगे। जनरली हम यहाँ पे पॉजिटिव की बात करते हैं, इसीलिए ये वाला प्लस का 1 लिया, माइनस का भी 1 लेंगे तब भी ऑड नंबर को ही जनरली वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये कहानी होगी। अब हम बात करेंगे कॉट थीटा की, और हम बात करेंगे किसकी, फिर यहाँ पे कोसेक थीटा की। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो चीजों को समझने की जरूरत है कि ये जो कॉट थीटा है और कोसेक थीटा, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा आ गया आपकी बार। तो जिस केस में साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, उसी केस में कॉट थीटा नॉट डिफाइंड होगा। आई ना बात समझ में। तो बात आती है कि साइन थीटा कब 0 होगा भाई, तो साइन थीटा कब 0 होता है, 0 पे होता है। फिर कब होता है, 180 पे होता है। फिर कब होता है, 360 पे होता है। फिर कब होता है, 180 आप ऐड करते जाओ, मौज लो। अरे बस समझ में। अच्छा, आप इसको रेडियन के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो आप बोलेंगे सर ये पाई होगा, सॉरी ये वाला तो 0 ही होगा, ये 0 होगा, ये आपके पास पाई होने वाला है, ये आपके पास 2 पाई होने वाला है, फिर आपके पास 3 पाई होने वाला है, फिर आपके पास 4 पाई होने वाला है, फिर 5 पाई होने वाला है, फिर 6 पाई होने वाला है। इस तरह से आपके पास मतलब पाई के मल्टीपल है ना, नॉर्मल जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जो है आपके पास आगे चलते रहेंगे, उस केस में 0 होगा। तो कॉट थीटा में हम सभी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सभी वैल्यू को हम नहीं पुट कर सकते हैं। तो इसको हम जनरली एन पाई बोल देते हैं, जिसमें एन को बिलोंग करवा देते हैं किसमें, इंटीजर से। यहाँ पे वाला एन, यहाँ वाला एन, सभी एन यहाँ पे इंटीजर से बिलोंग करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव 0 है ना, डेसिमल फ्रैक्शन में पुट कर देना। तो यहाँ पे लिखा जाएगा एन पाई। ऑल रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं, बट एन पाई आप पुट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, कोसेक थीटा के बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1/sin होता है। तो रियल नंबर में से आप एन पाई को गायब कर देंगे। ये चीज आपको याद रखना है भाई, ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ के, ठीक है ना, समझ के। चलो, तो ये तो कहानी आपको समझ में आ गई भाई, इसके जो डोमेन है वो आप किस तरीके से याद रखने वाले हैं।
अब हम बात करेंगे इन्हीं के रेंज की, कि आपको रेंज में क्या वैल्यूज जो है वो मिलते हैं। रेंज के केस में जो पेयरिंग करते हैं वो सेम पेयरिंग नहीं होती, अलग पेयरिंग होती है। तो मैं आपको मतलब जब भी डोमेन की बात करेंगे तो अलग से नंबर की अलग से पेयरिंग बनाएंगे, और जब रेंज की बात करेंगे तो अलग से पेयरिंग बनाएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा एंड कॉस थीटा की पेयरिंग बनाएंगे, टेन थीटा एंड सेक थीटा की पेयरिंग बनाएंगे, और फिर सेक थीटा, सॉरी टेन और सेक हो गया ना, अरे टेन और कॉट, टेन थीटा और कॉट थीटा की पेयरिंग बनाएंगे, फिर आप सेक थीटा और कॉसेक थीटा की आप यहाँ पे पेयरिंग बनाएंगे। तो पेयरिंग पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि डोमेन के केस में पेयरिंग अलग है। देखो ये पेयरिंग बनाना क्यों जरूरी है, ताकि आप इजीली याद रख सकें। आपको 6 के 6 याद नहीं रखने, सिर्फ आपको 3 याद रखने पड़ेंगे, सिर्फ 3। इसीलिए जैसे कि हमने यहाँ पे सिर्फ साइन कॉस का 1 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, सेम सेम है, देख लीजिए आप। तो हमने सिर्फ 3 चीजें याद रखी और हमने पेयरिंग से याद रख लिया कि कौन से 2 होंगे जिनका सेम होगा, राइट। उसी तरह से हमने इधर पेयरिंग कर दिया है, जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर आप इनके वैल्यूज को चेकआउट करेंगे किसी भी एंगल पे, तो आपको पता चलेगा कि मिनिमम आपको -1 मिलेगा और मैक्सिमम आपको 1 मिलेगा, और इनके बीच के नंबर आपको सभी मिलेंगे, ना -1 से छोटे नंबर मिलेंगे, ना ही 1 से आपके पास बड़े नंबर मिलेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया मेरे पास भाई, यही इसका रेंज मिल गया। जो आउटपुट आपको मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, फंक्शन के वैल्यूज को। सिमिलरली कॉस थीटा की भी बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पास सेम आंसर होने वाला है, तो इन दोनों को हमने पेयरिंग बना लिया था इसीलिए। वहीं पे जब टेन और कॉट की बात करते हैं तो आपको सभी चीजें मिल जाती है, तो इसमें हम रियल नंबर, आर का मतलब क्या है, यहाँ पे रियल नंबर्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे आपको सभी नंबर मिल जाएंगे, बट साइन और कॉस के केस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो -1 और ये 1 और ये -1, ये आपके पास 0 हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे ध्यान रखिएगा, इस वाले केस में ये तो दोनों, ये चारों ना बच्चे इजीली याद कर लेते पेयरिंग बनाने के बाद भी, लेकिन जब वो सेक थीटा और कोसेक थीटा की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा, जब वो सेक थीटा और कोसेक थीटा की बात करते हैं तो उस केस में थोड़ा सा फंस जाता है, क्योंकि इसका आंसर ना बड़ा अजीब सा लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है -∞ से -1, इधर छोटी ब्रैकेट इधर बड़ी ब्रैकेट, फिर लगा रहता है यहाँ पे यूनियन, फिर लिखा रहता है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इधर बड़ी ब्रैकेट इधर छोटी ब्रैकेट, और यही सेम आंसर इसमें भी लिखा रहेगा भाई, नो डाउट। तो -1 से आपके पास -∞ तक बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट, इसका यूनियन लेना आपके पास, फिर 1 से लेकर आपके पास इन्फिनिटी तक, नो डाउट। इन दोनों का आपके पास जो रेंज है वो वैल्यू आपके पास बिल्कुल सेम सेम है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग टेबल बनाए, एक टेबल मत समझ लीजिएगा इसको, फिर बच्चे मिला देंगे, फिर बोलेंगे सर ने गलत लिखवा दिया, गलत बात, ऐसा मत करना। डोमेन का आपको अलग से पढ़ना है, ठीक है ना, और रेंज का आपको इधर से पढ़ना है, इधर से, रेंज का आपको इधर से पढ़ना है, डोमेन का ऐसे पढ़ना है, रेंज का आपके पास इधर से इसकी वैल्यू को पढ़ना है। ये 2 अलग अलग टेबल है, ध्यान से, ठीक है। चलिए अब बात आती है सर इसका क्या मतलब है, थोड़ा वो समझा दीजिए, क्योंकि ये चीजें समझ में आ गई लेकिन ये वाली चीज समझ में नहीं आया। अब ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास सभी रियल नंबर आप पुट कर सकते हो, लेकिन आप इसमें -1 से लेकर 1 तक की कोई भी वैल्यू जो है वो पुट नहीं कर सकते। -1 से लेकर 1 तक की कोई भी वैल्यू जो आप पुट नहीं कर सकते। यहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा मिसकंसेप्शन भी होता है, और बच्चे क्या करते हैं, बोलते सर हम यहाँ पे सभी रियल नंबर तो पुट कर सकते लेकिन -1 एंड 1 पुट नहीं कर सकते। हाँ, तो -1 एंड 1 तक पुट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी मत पालना, बहुत ज्यादा मतलब आपके पास मार्क्स जो डिडक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, इसका मतलब क्या पहले वो समझ लो। इसका मतलब है -1 एंड 1, जैसे हम एक रियल नंबर बनाते हैं तो यहाँ पे आपके पास -1 आया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 1 आया। इसका मतलब है कि आपके पास -1 से लेकर 1 तक के जितने भी नंबर है वो आंसर में नहीं मिलेगा आपको, वो आंसर में नहीं मिलेगा। आप जाके बेसिक टेबल को उठाएं, जो आप 10th क्लास तक टेबल पढ़ते थे तो उसको उठा लें, और जो सेक थीटा और कोसेक थीटा के वैल्यूज है ना, वैल्यूज 0 to 90 तक, उनको डेसिमल में करने की कोशिश करना। आपको पता चलेगा यार वो हमेशा या तो 1 से बड़ा वैल्यू मिल रहा है, या तो -1 से छोटी वैल्यू, -1 से छोटी वैल्यू 10 तक के टेबल में तो खैर नहीं मिलेगा, यहाँ आपको 11th में जरूर मिलेगा। आप देखेंगे कि सभी वैल्यू 1 से ग्रेटर है, अरे मैं समझ में, तो -1 और 1 के बीच मतलब 0 पॉइंट समथिंग माइनस वाले या प्लस वाले आपको नहीं मिल रहे हैं, तो इसीलिए इसको इस तरह से लिखा गया। अब इसका मतलब क्या समझे आप लोग, कि रियल नंबर तो कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन -1 और 1 के बीच वाले नंबर नहीं आएंगे, -1 और 1 के बीच वाले नंबर नहीं आएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओवरऑल ये कहानी, और -1 और 1 हो सकते हैं, ध्यान रखो, वो आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ इनके बीच वाले नंबर नहीं आएंगे। तो इसका भी यही सेम मतलब था, समझ में आ गई बात।
तो डोमेन का इधर से याद रखना है और रेंज का इधर से याद रखना है। हाँ, अगर आप चाहें कि एक ही टेबल में याद रखें तो भाई उनकी पेयरिंग के हिसाब से उनकी वैल्यूज को लिख लेना भाई। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है 10 और सेक की पेयरिंग करी है, तो 10 के लिए तो रियल नंबर हो गया, लेकिन सेक के लिए फिर ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और वहीं पे कॉट और कोसेक के लिए रियल के साथ ये वाला रहेगा आपके पास। तो देख लीजिएगा कि पेयरिंग आप कैसे मतलब अच्छे से याद कर सकते हैं। मैंने जो याद किया वो इस हिसाब से याद किया हुआ है, तो मुझे फिर कभी भी किसी भी जो पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग मैं टेबल को यूज करता हूँ। डोमेन पूछता है तो मैं इनकी पेयरिंग को याद रखता हूँ, जब रेंज पूछा जाता है तो मैं इनकी पेयरिंग को याद रखता हूँ। अरे बस में तो मुझे सिर्फ 3 वैल्यू ही याद रखने होते हैं, ज़्यादा नहीं। अगर आप एक ही में मिक्सअप करेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, कोई बड़ी बात नहीं, आप लोगों के लिए हो भी सकते हो। तो ये थी कहानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ डोमेन एंड रेंज की, और ऑलरेडी जो हमने आपको करवाया हुआ है कि डिफरेंट एंगल्स में वैल्यूज को कैसे निकालेंगे वो आपको हमने बता ही दिया है। तो आओ अब फटाफट हम क्या करेंगे भाई, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज, सो दैट आपको किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है वो ना हो आगे चल के, राइट। चलिए तो आइए अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 की। आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर है क्वेश्चन से पहले, तो उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे कुछ शॉर्ट वाले, अभी वेरी शॉर्ट है, फिर शॉर्ट वाले, फिर लॉन्ग वाले, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें कहा जाता है आपको डोमेन बताना है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ना, साइन का डोमेन पूछा है, 10 का डोमेन पूछा है और सेक का डोमेन पूछा है, जो अभी अभी आपको मैंने टेबल में बताया। तो आपको पता है साइन का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, 10 का जो डोमेन होता है सभी रियल नंबर होंगे, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 जो आप पुट नहीं कर सकते। और जो सेक है, जो सेक है आपके पास 1/cos होता है, तो वो सेम यही चीज हो जाएगी आपके पास जो आपने 10 के लिए यूज किया, क्योंकि 10 में भी sin/cos होता है, नीचे cos, इसमें भी cos, तो cos पे 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो ये वाली चीज गायब कर दिया रियल नंबर में से। तो ये सभी के आपने डोमेन जो है वो लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिसको टेबल समझ में आ गया होगा, ये तो वैसे ही बच्चों वाली चीज हो गई। नेक्स्ट आपके पास रेंज पूछा हुआ आपसे, तो रेंज के लिए दूसरे वाले टेबल के पास हम चले जाएंगे। तो जैसे कि कॉस का पूछा है, तो हमें पता है -1 से लेकर 1 तक होता है और दोनों इंक्लूडेड होते हैं, ध्यान रखना। और इनके बीच के सभी नंबर होते हैं, सिर्फ -1 एंड 1 नहीं है, इनके बीच के सभी नंबर भी हैं। अब जैसे कि कॉटेक्स हो गया, तो कॉटेक्स का रियल नंबर ही था आपके पास जो रेंज था, लेकिन कॉसेक्स एक्स का क्या था, -∞ से लेकर -1 तक, इधर छोटी ब्रैकेट इधर बड़ी ब्रैकेट, फिर यूनियन 1 से लेकर बड़ी ब्रैकेट फिर छोटी ब्रैकेट इन्फिनिटी तक। ये कहानी थी आपके पास। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा, समझ में आ गए होंगे बात। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें हमसे कहा जाता है What is the domain of the function defined by f of x is equal to, तो f of x is equal to 1/3 - 2 sin x दिया है। देखो फंक्शन को देखते ही बच्चे परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, सर अब इसमें हम क्या बताएंगे, डोमेन क्या आएगा। देखो डोमेन का मतलब है आपको वो वैल्यूज पुट करने हैं जिसपे फंक्शन नॉट डिफाइंड ना हो, सिंपल इतनी सी बात है। अपॉन वाले हो तो खास करके आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। खैर अगर हमारे पास वैल्यू पुट करना है तो हम कहाँ पुट कर सकते हैं, ओनली एक्स के जगह पे, ओनली एक्स के जगह पे। अरे बात समझ में। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम कितनी होगी -1 और मैक्सिमम कितनी होगी 1। मतलब इस पूरे को जब सॉल्व करके लाएंगे तो -1 पुट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 1 पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 नीचे आपके पास 1 बचेगा। मतलब कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसपे आपके पास क्या आएंगे, 0 जो है वो आने के चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल 3 - 2 sin x मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जिसको नहीं पता हो ऐसा कर लेना, इसको इक्वल टू 0 रख लो। इसको इक्वल टू 0 रखने का क्या मतलब है, मतलब हम मानकर चल रहे हैं कि इसकी वैल्यू 0 आएगी, और कौन से वैल्यू पे आएगी हम वो पता करना चाह रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 = 2 sin x, और यहाँ से 2 इधर भेज दिया तो आ गया 2। अब ये 3/2 का क्या मतलब है, 1.5 है या नहीं, पहले ये बताओ। तो ये जो 3/2 का मतलब 1.5 है, तो 1.5 sin x की वैल्यू पॉसिबल है क्या, बताना जरा, ये बेसिक सा क्वेश्चन। sin x की वैल्यू 1.5 कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसका जो रेंज है, ये जो आउटपुट वैल्यूज देता है वो -1 और 1 के बीच का वैल्यू देता है, और -1 भी देता है 1 भी देता है, बहुत इंक्लूडेड, लेकिन 1 से बड़ी वैल्यू भी नहीं देता, -1 से छोटी वैल्यू भी नहीं देता। तो 3/2 बोले तो 1.5 sin x की वैल्यू कभी हो ही नहीं सकता। अगर कभी 1.5 हो जाए तब ये नॉट डिफाइंड होगा, अरे बात समझ में। तो ये नॉट डिफाइंड कभी नहीं हो सकता, इसका मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई बात समझ में, आई ना बात समझ में, ठीक है। चलो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे कि 1 अपॉन में मैंने यहाँ पे दे दिया कि 1 - का sin x,
1 माइनस का साइन एक्स, ये दे दिया मैंने आपको, ठीक है ना। तो अब बात आती है यहाँ पे, एक आपको इसका डोमेन निकालना है। अब आपको इसका डोमेन निकालना है, तो जब आप इसका डोमेन निकालने जाएंगे तो एक्स की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे कि आपके पास यहाँ पे 1 आ जाए। 1 कब होता है आपके पास 90 डिग्री पे, याद आया ना, साइन पाई बाई 2 पे। अब सिर्फ पाई बाई 2 पे तो नहीं होता भाई, 1 कहाँ कहाँ पे होता है, सिर्फ पाई बाई 2 पे तो नहीं होता, 3 पाई बाई 2 पे भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो पाई बाई 2 पे भी होता है, 3 पाई बाई 2 पे भी होता है, -1 होता है वैसे तो 3 पाई बाई 2 पे शायद। तो जैसे कि मैंने बोल दिया साइन 180 प्लस 90 200, ये हो गया। 180 पे चेंज नहीं होगा आपके पास, 180 पे चेंज नहीं होगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 180 का 180, सॉरी साइन का साइन ही रहेगा, और साइन 90 डिग्री हो गया आपके पास। और चलो वैसे निकाल लेते हैं साइन ए कॉस बी करके। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अभी शायद आप लोगों को नहीं पता होंगे, तो कोई बात नहीं, ये देख लीजिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के फॉर्म से हम लिख सकते हैं कॉस ए साइन बी। थोड़ा सा आपको तो ये वाला चीज़ें भी पता होना चाहिए, जैसे कि 270 की वैल्यू निकालनी है, 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या होगा 270, तो इसको लिख दो 180 प्लस 90, 270 हो गया। अब इसको खोल दो, साइन ए मतलब साइन 180 डिग्री, ठीक है ना, प्लस में कॉस बी का मतलब कॉस 90 डिग्री, प्लस में फिर कॉस ए मतलब कॉस 180 डिग्री, और साइन बी मतलब साइन 90 डिग्री। तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है ना। और प्लस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास -1, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1, तो -1 हो गया। तो ओवरऑल आंसर जो आया -1। वैसे अगर आप इससे निकालते नो डाउट, साइन 180 पे चेंज नहीं होता, साइन का साइन 90 का 9 कौन से क्वाड्रेंट पे गया, ऑलमोस्ट थर्ड क्वाड्रेंट के लाइन पे गया, तो वहाँ पे तो साइन माइनस का ही होता है, और साइन और इसकी वैल्यू 1, तो दोनों जगह से आपके पास आंसर जो वो सेम आएंगे। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। तो ये वाली चीज नहीं ले सकते, तो और क्या ले सकते हैं भाई, तो मतलब पाई बाई 2 नहीं ले सकते, जहां जहां पे आपके पास जो 1 है वो आपके पास आने वाला है। तो यहाँ पे ये वाले आप सभी रियल नंबर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना भी पुट करना है आप बोल सकते हो, बट एक्सेप्ट क्या बोल देंगे, उसमें से हटा देंगे जहां पे आपके पास जो वैल्यूज 1 आते हैं, जैसे कि पाई बाई 2 हो गया, तो -1 तो पुट कर सकते हैं, मतलब 270 तो आप पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो 90 वाला जो ये जो पोर्शन था वो आपके पास देखना है कि भाई 90 वाले जो वैल्यू है वो पाई बाई 2 हम पुट नहीं कर सकते, और भी जो दूसरे जो वैल्यूज आएंगे वो वाली चीज यहाँ पे पुट नहीं कर सकते जिसपे आपको 1 देखने को मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन हो गया आपके पास, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब इसका रेंज निकालना है। रेंज का क्या मतलब हो गया, क्या आपको आउटपुट मिलेगा। देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए ना तो ध्यान रखना, साइन nx हो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी मिनिमम वैल्यू आपके पास -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 1 होगी, इस तरह से लिख लेना है। तो साइन 3x हो या साइन x हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपका टारगेट रहेगा पूरा फंक्शन बनाने का। पूरा फंक्शन बनाना है तो 5 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तीनों को, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 बनेगा, और ये 5 साइन 3x बना लेगा, उसके बाद ये लेस देन इक्वल टू ये 5 बना लेगा, ठीक है ना। यहाँ से आपके पास रेंज मिलेगा कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आपको मिलने वाला है। अगली चीज़ 2 भी चाहिए प्लस में, तो +2 करेंगे तो ये -3 बन लेगा, और ये 2 प्लस का 5 साइन 3x बन गया भाई, 5 समझ में, लेस देन इक्वल टू 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 7 बन जाएगा। अब एक चीज़ आपको नोटिस करना है, ये कुछ और नहीं है, वही चीज़ है जिसका आंसर आपसे पूछा गया है, एफ ऑफ एक्स बोले तो फंक्शन। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, -3 से इस तरह से लिखना है, और लेस देन इक्वल टू आपके पास 7। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू -3 हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 7 हो गई, और दोनों तरफ इक्वल टू का भी साइन है तो इंक्लूडेड इस तरह से। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ -3 एंड 7 है, इसका मतलब -3 एंड 7 के साथ साथ -3 से लेकर 7 के बीच में सभी नंबर हैं वो आपके पास मिलकर आ जाएंगे, यही इसका रेंज हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू -3, मैक्सिमम 7 एंड ऑल द नंबर्स बिटवीन -3 एंड 7, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 6 ट्रिग्नोमेट्री ऑफ द फंक्शंस आर पॉजिटिव फॉर द एंगल, ठीक है ना। कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो आपके पास इनके लिए जो है वो प्लस का होने वाला है। तो आपके पास सर्कुलर वाला देखिए, आपको अगर याद आया, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते थे, यहाँ पे साइन और इसका रेसिप्रोकल जो कॉसेक होता था वो पॉजिटिव होता था, टी का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव होता था, सी का मतलब कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता था। आई बात समझ में, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझना है कि अगर मेरे पास 4 π/3 दिया है, मतलब 4 × 180 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 3 × 18, 6 × 24, 240 डिग्री आया। ये कौन से क्वाड्रेंट में गया पहले ये तो चेक करो, 0 से स्टार्ट करो, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में टिडिंग 180 240 लगभग इधर आ जाएगा आपके पास, यहाँ के आसपास आएगा ये वाला। तो ये वाला जो एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट आपके पास पॉजिटिव होता है, तो आंसर हो जाएगा 10 एंड कॉट।
कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। चलिए अब इसमें बोला -7π/3, -7π/3 का क्या मतलब है, 7 इंटू में क्या कर लेंगे 180 और इंटू में डिवाइडेड में 3, 3 6 7 6 42, 420 डिग्री एंगल है, 420 डिग्री आपके पास एंगल है। लेकिन इसमें क्योंकि नेगेटिव साइन है तो हम क्या करेंगे भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो चलो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाते हैं। यहाँ से शुरू करो, टिडिंग 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 टिडिंग, यहाँ से पूरा अगर घूम गए तो कितना हो गया 360, 360 में 60 और ऐड करना पड़ेगा तब जाकर 420 आएगा। तो यहाँ पे आ गए हम इस तरह से। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। एंड माइनस साइन की वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, और जब प्लस वाला आया तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रहे, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज जब माइनस हो, एंटी क्लॉकवाइज जब प्लस हो, सॉरी इधर से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, ये तब जब आपके पास वैल्यू क्या होंगे, प्लस के होंगे। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कब, जब आपके पास वैल्यू क्या होंगे, माइनस के होंगे। ठीक है, याद रखना बिल्कुल, ये फाइनल। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया घूम के भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम गए थे क्योंकि नेगेटिव एंगल था। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, कॉस एंड सेक। तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस बेसिक से क्वेश्चन अभी तो पूछेंगे आपके पास, वेरी शॉर्ट वाले। कहते हैं इन विच क्वाड्रेंट एक्स लाइज इफ कॉस एक्स इज पॉजिटिव एंड टेन एक्स इज नेगेटिव। सेम क्वेश्चन पूछ लिया भाई, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर एड शुगर टू कॉफी, जो मर्जी वो आप याद रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें आपको समझना है कि कॉस एक्स पॉजिटिव है और टेन एक्स नेगेटिव है। कॉस एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, यहाँ पे और यहाँ पे, और टेन एक्स नेगेटिव है। टेन एक्स नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, एक यहाँ नेगेटिव, एक यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया कि दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होंगे आपके पास, ये कॉस एक्स पॉजिटिव होगा और वहीं पे टेन एक्स क्या होगा, नेगेटिव, जो कॉमन वाला मिलेगा। दूसरे में देखिए साइन एक्स एंड कॉस एक्स दोनों नेगेटिव होने चाहिए, साइन एक्स एंड कॉस एक्स दोनों नेगेटिव। यहाँ साइन एक्स पॉजिटिव, यहाँ कॉस एक्स पॉजिटिव, तो नेगेटिव यहाँ होंगे दोनों के दोनों। तीसरे वाले में फिर बोलता है साइन एक्स देखिए प्लस का है और कॉस एक्स क्या है, माइनस का, बस वैल्यू दे रखा है। प्लस और माइनस पे ध्यान दीजिए, साइन एक्स प्लस का होना चाहिए, कॉस एक्स माइनस का। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स प्लस का होता है, कॉस एक्स तो माइनस का होता ही होता है। नेक्स्ट है साइन एक्स प्लस का है, फिर से वही सेम कहानी है, तो वही आंसर आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट की बात थी, नॉर्मल से क्वेश्चन थे। आइए क्वेश्चन नंबर हम अब 7th की बात कर लेते हैं। इसमें हमसे बोला जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 25π/4 गिवन है। अब ध्यान से समझिएगा, इसको आप ब्रेक कर दें, 10 25π को लिख दें 4 से डिवाइड करके, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 6 + 1/4, और पाई दोनों में लगाएंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जिसको प्रॉब्लम हो इस तरह से कर ले मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे देख लो, 25 को 4 से डिवाइड कर लो तो यह होगा 4 × 6 = 24, 24 1 बचा, ये 6 1/4 और बीच में रखना प्लस। ठीक है ना, अगर न्यूमरेटर बड़ा हो ध्यान रहे तो प्लस, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो माइनस, ये कहानी होती है। डिवाइड आपको हमेशा छोटे से बड़े को ही करना है। ऐसा हो गया। अब 6π आपको पता है n पाई पे चेंज नहीं होता, 10 कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं होता, तो 10 का 10 रहेगा, और ये हो गया π/4। और ये 6π का क्या मतलब हो गया, जब पूरा घूमते हैं तो 2π 4π 6π, 6π के बाद फिर π/4, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। 10π/4 की वैल्यू 1 होती है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होते हैं सभी, तो आंसर हो गया +1। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं, 5π/3 है, 5π/3 है। ठीक है, अब इसको अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना हो जाएगा, पाई + 2π/3, और 2π/3 एक्यूट एंगल नहीं है तो इसको और थोड़ा सा तोड़ेंगे तो पाई प्लस समथिंग हो रहा है, इसका मतलब 2π में से कुछ माइनस हो जाएगा, और ये जो π/3 है वही माइनस हो जाएगा भाई। तो ये इसको आप लिख सकते हो 2π - π/3। आप बेशक इसको सॉल्व करके देख लें, 5π/6 आएगा। अब 2π पे तो चेंज होता ही नहीं है, तो सेक का सेक रहेगा और ये π/3 रहेगा। ठीक है, अब ये इसका आंसर क्या हो गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री वैल्यू क्या हो गई, 2। अच्छा, कौन से क्वाड्रेंट में गया है तो वो देख ले, 2π में से समथिंग माइनस, ये आपके पास 2π माइनस मतलब इधर, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, तो आंसर आपके पास पॉजिटिव का ही आएगा। बच्चे पहले ही यहीं तक छोड़ देते हैं, बेशक आंसर पॉजिटिव का आया, लेकिन यू हैव टू बेसिकली चेक दिस साइन। जब तक आप साइन चेंज नहीं करेंगे आपका आंसर गलत होने के मैक्सिमम चांसेस है। अभी तो इस केस में पॉजिटिव आ गया, लेकिन हमेशा थोड़ी पॉजिटिव आएगा, इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अरे बस समझ में। नेक्स्ट आपके पास कॉट -7π/4, तो कॉट लिख दिया, फिर माइनस का 7π/4। ध्यान रखना एक चीज का, और यहाँ पे जब भी अभी कभी आपको नेगेटिव एंगल दिया हो ना, तो पहले आप उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट करेंगे। अब बात आती है सर हम पॉजिटिव एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। हमेशा आप 2π के मल्टीपल को ऐड कर सकते हैं, 2π के मल्टीपल को ऐड कर सकते हैं, बस इस चीज को ध्यान में रख ले, नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट करने के लिए।
तो 1 पॉइंट समथिंग है ये, तो 1 पॉइंट समथिंग से बड़ा 2 पाई का मल्टीपल क्या है, जैसे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं 360 डिग्री बेसिकली। तो आप 2 पाई ही ऐड करेंगे क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग से ग्रेटर वैल्यू है। अब इसको सॉल्व कर लो और ये अपने आप पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कॉट। इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ऊपर 8 पाई, तो ऊपर सिर्फ पाई बचा और नीचे में 4 बचा, पाई/4, कॉट पाई/4 की वैल्यू 1 हो गया क्वेश्चन। वहीं पे जब हम इसकी बात करते हैं तो इसको भी बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। साइन माइनस का 17 पाई/3 है। अब इसमें प्लस क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 पॉइंट समथिंग का मतलब हो गया हमें 2 पाई का मल्टीपल इससे ग्रेटर चाहिए, तभी तो ये प्लस का आएगा। तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये 5 पॉइंट समथिंग, तो हम 6 पाई ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे 6 पाई लिख दो। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ताकि 18 पाई और ये 17 पाई, सिर्फ पाई बचा, नीचे 3 बचा, तो साइन पाई/3 विच इज 60 डिग्री, 60 डिग्री वैल्यू √3/2 हो गया आंसर। एक तो 0 to 90 तक की वैल्यू आप लोग याद रखें, थोड़ा सा जल्दी कर लोगे और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आइए हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। तभी सभी हमारे जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन है वो आपके पास जो कंप्लीट है वो हो जाने वाले हैं। जैसे इसमें बोल दिया 10 1395 डिग्री, तो आपको कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 1395 को तोड़ देना है और कोशिश कीजिए कि 360 के मल्टीपल में तोड़िए। तो अगर मैं 360 के मल्टीपल में तोड़ना चाहूँ तो कितने बार में, लगभग 3 चौके 12, तो लगभग 3 बार में टूटेगा। या फिर आप 180 के मल्टीपल में भी तोड़ सकते हैं, तो 180 के मल्टीपल में जाएंगे तो लगभग 7 टाइम्स में जो है कट जाएगा। 8 से 56 के 6 बच गए 5 और 7 5 12, 1260 डिग्री जो आपके पास है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 1260, तो इसको आप तोड़ सकते हैं 10 12 60 डिग्री और प्लस में आपके पास कितना टूट जाएगा, आपके पास कितना बच गया, 60 डिग्री के बाद कितना बच जाएगा आपके पास, 45 बचना चाहिए, वैसे 12 से 50 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ये 0 हो गया। 8 से 56 के 6 बच गए 5 और 1 7 5, 1260 ही आ रहा है वैसे तो। अच्छा ये 1395 है, तो अभी और चला जाएगा, एक बार और ले लो भाई, तो एक बार और ले लो यहाँ पे 8, ठीक है। ये 0 8 64 के 4 बच गए 6, 8 6 14, 1440 हो गया वैसे तो। अब ये ज़्यादा हो गया, अभी आपके पास ज़्यादा हो गया, तो अब इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। 1440 में से माइनस कर दो समथिंग, तो 1440 में से आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, कितना माइनस कर रहे हो भाई, तो 45 माइनस कर दें। 45 माइनस डिग्री करते ही 1395 डिग्री आपको देखने को मिल जाएगा। और ये 1440 का क्या मतलब है वो चीज़ भी समझना है। 180 8 बार मतलब 360 सिर्फ 4 बार हैं, तो मतलब सर्कल कितना घुमा होगा, आप चीज़ों को समझिए, सर्कल कितने बार घुमा होगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये भी तो आपको पता करना है ना भाई। तो ये 4 बार, 360 4 बार, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार यहीं पे घूमकर आ गए। उसके बाद -45 है तो इधर आएंगे, तो ये 4th क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये क्वाड्रेंट का पता करना जरूरी है। इसमें तो चेंज होगा नहीं क्योंकि 2 पाई का मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल है बेसिकली, 180 का मल्टीपल में चेंज नहीं होता। तो 10 का 10 रहेगा, 45 का 45 हो गया। 4th क्वाड्रेंट में गया तो माइनस का आएगा आंसर, तो -1 इसका आंसर आपके पास देखने को मिल जाएगा। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको साइन जरूर लगाना है। अब जैसे कि ये हो गया, अब इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले तो प्लस में चेंज करना है। माइनस वाले एंगल को क्या करना है आपको, पहले प्लस में चेंज करना है। तो ये cos -2070 में आप ऐड कर सकते हो 360 का मल्टीपल, तो 6 तिया 18, लगभग 360 को मैं 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 0 हो गया, ये 6 6 36 के 6 हो गया, बच गए 3, 6 तिया 18 3 21 2160 आ रहा है, जो कि इससे ग्रेटर नंबर है, तो इसमें आप ऐड कर सकते हो क्योंकि वो 360 का मल्टीपल है। तो ये अब ओवरऑल क्या नंबर दिखाएगा, 2070, इसमें माइनस कर दीजिए, ये 0 और ये आ जाएगा 16 में 7 जाएगा तो 9, और ये हो गया आपके पास यहाँ पे 0, ये कैसे बन गया भाई, ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से 16 में 7 गया, 16 में 7 गया, ये 0 का 0 रख दो, ठीक है। एक इसको दे दिया 16 में से 7 गए तो कितना बच जाएगा भाई, इधर 3 और इधर 6 3 9 बचेगा, सही तो करा था। इसके बाद यहाँ पे 0 बन गया, 0 बन गया तो 90 डिग्री बन गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, तो आपके पास आंसर इसका क्या हो गया, 0। आई बात समझ में। उसके बाद अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट आता है तो इस नंबर पे भेजते जाना, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। और साथ ही इफ़ यू नीड पर्सनल ऑनलाइन क्लास, तो इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है, अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसी नंबर पर इंक्वायरी करना है, आपको सारी डिटेल जो है वो भेज दी जाएगी। चलिए
तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।